11 अप्रैल 2021 को होने वाली एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आनंद सुपर 100 संस्थान लेकर आया एक स्पेशल टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के भाग के रूप में मैं गौरव कुमार दुबे आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के कुल 8 फुल टेस्ट कवर कराऊंगा। तो आज ही ज्वाइन करें आनंद सुपर 100 की स्पेशल टेस्ट सीरीज। वर्तमान में भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। बहुत इंपॉर्टेंट या यूं कहूं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मौलिक कर्तव्यों में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। और सही जवाब होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11। जी हां, जब हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए। लेकिन बाद में 1999 में जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नया मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जोड़ा गया। और उसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अब अनुच्छेद 51 क में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में संशोधन करके नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मतलब अभी मैंने आपसे जो कहा कि जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा और उसके बाद कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हो गए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन से यहां पर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। और सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 86वां संविधान संशोधन वह संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो यहां पर बच्चों जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर जिस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया वह कहीं ना कहीं शिक्षा की बात कर रहा है और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इस संशोधन के माध्यम से जिस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा वह कहीं माता पिता और संरक्षक पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह अपने बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराए। यह उनका कर्तव्य है जो कि अब भारतीय संविधान में नवीनतम मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 1976, 1978, 1982 या इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहां पर नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा ऐसा नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1976, क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जब 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई तो यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। और मैंने आपसे बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए जोड़े गए और यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संरक्षण मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है? बहुत इंपॉर्टेंट, अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा निम्नलिखित में से ऐसे कौन है जिसके संरक्षण प्रोटेक्शन के संबंध में प्रावधान भारतीय मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। और सही ऑप्शन है बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणी अर्थात वाइल्ड लाइफ। जी हां, अब बच्चों कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप ध्यान रखिए कि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में प्रावधान तो है, लेकिन यह प्रावधान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के संबंध में, उसके संरक्षण के संबंध में नहीं। जबकि मौलिक कर्तव्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में स्पेसिफिक कुछ भी वर्णन नहीं किया। लेकिन वन्य प्राणियों के प्रति दिल में दया की भावना रखना और उनका संरक्षण यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में अधिरोपित किया गया। तो यहां पर सही ऑप्शन, इसीलिए मैंने आपसे क्या बताया, वन्य प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में यहां यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, चुनाव में मतदान करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। और सही ऑप्शन है बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात चुनाव में मतदान करने का कोई मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया।
बच्चों मैंने आपसे बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिन सिफारिशों को किया उनमें से कुछ ही सिफारिशें मानी गई और उनके आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य स्थापित किए गए। लेकिन कुछ अन्य सिफारिशें भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी जिन्हें भारत में मौलिक कर्तव्यों में जगह नहीं दी। वो थी चुनाव में मतदान करने की सिफारिश, परिवार नियोजन की सिफारिश। ये वे सिफारिशें हैं जिनके बारे में सरदार सिंह कमेटी ने कहा था कि इन्हें भी मौलिक कर्तव्यों में अधिरोपित किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं माना गया और प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में चुनाव में मतदान करने जैसा कोई मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। ध्यान दीजिए बच्चों, मौलिक कर्तव्यों के नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है वाद योग्य, अवाद योग्य, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है या इनमें से कोई नहीं। और सही ऑप्शन होगा बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर बी अर्थात अवाद योग्य। अब बच्चों यहां पर इस प्रश्न की व्याख्या को जरा आप ध्यान से समझें। अगर हम मौलिक कर्तव्यों को देखें तो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से चुप है। मतलब कहीं पर मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता, या मैं इसे यूं भी कह सकता हूं ये वे मौलिक कर्तव्य जिनका पालन हमें अपने अंतःकरण से करना हो। तो अंतःकरण से जिनका पालन किया जाना है उन्हें वाद योग्य प्रकृति का तो बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य गैर वाद योग्य प्रकृति के। हालांकि कुछ मौलिक कर्तव्यों को उन्होंने विधियों में शामिल कर दिया है और उसके आधार पर यह प्रावधान किया कि अगर आप इनका उल्लंघन करेंगे तो आपको विधि के अनुसार दंडित किया जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और भारत के कानून में भी वर्णित किया, तो अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो आपको उस कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो कर्तव्यों के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, लेकिन विधि में यह वर्णित किया कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न करें या इसके विपरीत उसका अपमान करें तो आपको विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है। बच्चों अगले क्वेश्चन में यहां पर कहा जा रहा है कि न्यायिक कार्यों के संबंध में न्यायपालिका राज्य नहीं है, किंतु प्रशासनिक कार्यों के संबंध में न्यायपालिका राज्य है। मैं फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, न्यायपालिका के संबंध में यहां यह कथन है कि जब भी कभी न्यायिक कार्यों का संपादन किया जा रहा हो तब न्यायपालिका राज्य में सम्मिलित नहीं, लेकिन जब भी वह किन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कर रही, मींस प्रशासनिक कार्यों का संपादन कर रही, तो वह राज्य है। यह निम्न में से किस वाद में निर्धारित किया गया? मतलब कहीं ना कहीं यह अनुच्छेद 12 के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन से बच्चों शांताबाई बनाम मद्रास राज्य, AR अंतुले बनाम RS नायक, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी अर्थात AR अंतुले बनाम RS नायक का वाद। एक्चुअली अनुच्छेद 12 में जिस अन्य प्राधिकारी शब्द का वर्णन किया गया उस अन्य प्राधिकारी में क्या न्यायपालिका सम्मिलित है या न्यायपालिका राज्य है या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा और यह विवाद कई लंबे समय तक चलता रहा। अंत में AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे के सारे विवाद को खत्म किया और उन्होंने एक दो तरह की पॉलिसी अपनाते हुए निर्णय पारित किया। उन्होंने कहा जब भी न्यायपालिका द्वारा किन्हीं प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाए, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए जाए, तो वहां पर वह राज्य की श्रेणी में आएगी। और इसके समर्थन में उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 145 और 146 की जिक्र किया। अनुच्छेद 145 जो कि सुप्रीम कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति की बात करता है, और अनुच्छेद नंबर 146 जो यह कहता है कि अनुच्छेद 146 जो यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय के लिए अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस संबंध में यह प्रशासनिक कार्य और यहां पर न्यायपालिका राज्य मानी जाएगी। लेकिन जब भी कभी न्यायपालिका अपने न्यायिक कार्यों का संचालन कर रही है उस समय उसे राज्य की श्रेणी में नहीं माना जाए। तो ये डबल थ्योरी वाला सिद्धांत AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है विधि शब्द को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 और अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4। और अगर मैं आपसे बात करूं लॉ मींस विधि शब्द की, तो उसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 सब क्लॉज नंबर 3 में परिभाषित किया गया। जी हां बच्चों, आर्टिकल नंबर 13 जो कि संविधान पूर्व और संविधान पश्चात की विधियों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का बात करता है, उसी में अनुच्छेद 13 के उपअनुच्छेद 3 में विधि शब्द को यानी कानून को परिभाषित किया गया।
अगर हम यहां पर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 को देखें तो उन्होंने कहा विधि में सम्मिलित है कोई भी आदेश, अधिनियम, नियम, विनियम, कोई भी रूढ़ि, प्रथा या अध्यादेश, और इन सभी को विधि की परिभाषा में अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 में सम्मिलित किया। तो जब भी हम कभी संविधान पूर्व की विधि की बात करें तो वहां भी विधि में ये सभी सम्मिलित है, और जब भी हम कभी संविधान पश्चात की विधियों की बात करें तो वहां भी विधि में ये सभी सम्मिलित है। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉ को डिफाइन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां यह पूछा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 सब क्लॉज 1 में विधि के समक्ष सिद्धांत समानता का जो सिद्धांत है उसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन से ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जापान। और इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रिटेन। जी हां बच्चों, अनुच्छेद नंबर 14 जो कि समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है उसमें दो प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया। विधि के समक्ष समानता मींस इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण मींस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और ये दोनों ही सिद्धांत अलग अलग देशों से लिए गए। विधि के समक्ष समानता जहां ब्रिटेन के संविधान से लिया है, वहीं विधियों का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया। और बिल्कुल सामान्य अर्थों में विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, हर बराबर है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो। मतलब प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सभी व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है और उन्हें समान रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 19 निम्न में से किस आधार पर निलंबित नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार का एक क्वेश्चन की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की थी जब मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में निम्न में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो समाप्त नहीं होता। और यहां पर पर्टिकुलरली अनुच्छेद 19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ऑप्शन से युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या उपरोक्त सभी दशाओं में आर्टिकल 19 निलंबित होगा। और इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात सशस्त्र विद्रोह। ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 18 में जिन आपातकालीन संबंधों का प्रावधान किया उसी के आर्टिकल 358 और 359 इन दो अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान। और उसी में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 19 जो वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है यह एक दशा में निलंबित होगा लेकिन एक दशा में निलंबित नहीं होगा। कैसे? मतलब अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में अनुच्छेद 352 की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो इस दशा में अनुच्छेद 19 सस्पेंड होगा, निलंबित होगा। लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल आर्म्ड रिबेलियन मींस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो तो फिर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, वो यथावत लागू रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सशस्त्र विद्रोह शब्द अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। उसके पहले यहां पर जो शब्द था वो था आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा देश में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को अनुच्छेद 352 में आपातकाल के आधारों में जोड़ा और यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 सशस्त्र विद्रोह की दशा में निलंबित नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 का भाग नहीं? ऑप्शन से एकांतता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम यहां पर मौलिक अधिकारों के समूह को जानते हैं तो सही जवाब हमें पता चल जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में नहीं आता। क्यों? क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में किया गया, जबकि बाकी के 3 अधिकार अनुच्छेद 21 में कुछ केसेस में निर्धारित किए गए। बात अगर मैं आपसे एकांतता के अधिकार की करूं तो एकांतता के अधिकार को खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निर्धारित किया गया। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं प्रदूषण मुक्त वायु के अधिकार या जल के अधिकार की तो यह MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया। और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में निर्धारित किया। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 21 में न होकर आर्टिकल 23 और 24 में किया है, जो कि संविधान निर्माताओं द्वारा जब मौलिक अधिकार प्रदान किए गए तभी से उसमें सम्मिलित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कोई भी टैक्स मतलब कर नहीं लगाएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, ये चारों अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं और इन चारों अनुच्छेदों में से ऑप्शन नंबर सी में वर्णित अनुच्छेद 27 वह अनुच्छेद है जो यह वर्णन करता है कि राज्य किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रचार के लिए कोई कर अधिरोपित नहीं करेगा। अगर मैं आपसे अनुच्छेद नंबर 27 के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 27 में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है और इसी के आधार पर यह वर्णन है कि राज्य किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई कर नहीं लगाएगा। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अगर किसी मौलिक अधिकार के संबंध में कोई भी विधान मींस कानून बनाना हो तो यह शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन है केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, केवल राष्ट्रपति या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। कौन से अनुच्छेद से संबंधित है बच्चों यह प्रश्न संबंधित है अनुच्छेद नंबर 35 से। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल संसद। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई। यह शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है और अपनी अनुच्छेद 35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा कई कानून मौलिक अधिकारों के संबंध में बनाए गए, चाहे फिर वो फैक्ट्रियों और कारखानों में बालकों के नियोजन के निषेध का कानून हो, SC/ST अधिनियम हो, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम हो या कोई भी अन्य कानून जो कि मौलिक अधिकारों के संबंध में है, उसका निर्माण केवल भारत की संसद द्वारा ही किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बच्चों यहां यह पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत मींस अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का प्रोविजन किया। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, 18, 26 या इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान और अनुच्छेद 26 हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत किया गया। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनुच्छेद 18। याद रखिएगा बच्चों, समानता के अधिकार में आने वाला अंतिम अनुच्छेद अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उपाधियों को देकर फूट डालो शासन करो की नीति को लागू किया गया। तो इसीलिए हमारे अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान किया है कि राज्य शैक्षणिक और सैनिक सम्मान को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। फिर आप सोच रहे होंगे भारत रत्न, पद्मश्री ये सब क्या है? तो इसी के संबंध में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन चार को किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 18 का अपवाद माना जाएगा। मतलब ये चार वे सम्मान है जो राज्य द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं और ऐसा करने पर अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। कौन से हैं वो चार? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन चारों को राज्य द्वारा प्रदान किया जा सकता है और इन्हें उपाधियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। मतलब जिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वर्णन 36 से 51 तक किया उनमें से कौन सा है जो वहां वर्णित नहीं। ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, समान न्याय या उक्त सभी सम्मिलित। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो आर्टिकल नंबर 43A यहां पर प्रावधान यह करता है उद्योगों का कर्मकारों के प्रबंधन में भाग लेना। साथ ही साथ आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान किया है और आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। आर्टिकल 43A और 39A ये दोनों ही 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जबकि आर्टिकल 49 प्रारंभ से ही उसका भाग था। तो सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? सही ऑप्शन हुआ उपरोक्त सभी नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है बच्चों, आयरलैंड के संविधान से ही नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी नहीं। क्या यह सही है?
यह भी सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति ही ऐसी है कि उन्हें राज्य पर बाध्यकारी नहीं बनाए। अगले ऑप्शन में बच्चों यहां यह कहा है, यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है। मुझे लगता है अनुच्छेद नंबर 37 के आधार पर यह ऑप्शन सही नहीं। फिर भी हम चौथा ऑप्शन एक बार देखते हैं। चौथा ऑप्शन है गांधीवादी विचारधारा को भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। मतलब निम्नलिखित कथनों में से ऑप्शन नंबर सी वह कथन है जो कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं। और इसका आधार है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37, जो यह प्रावधान करता है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य द्वारा कोई कानून न भी बनाया जाए तो इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। मतलब एक तरफ कुछ अनुच्छेद हैं और सामने उनके हेडिंग्स दिए, आपको यह बताना है कौन सा अनुच्छेद में वो हेडिंग वर्णित नहीं। सबसे पहला अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड में से एक समान सिविल संहिता, क्या यह सही है? यह भी सही है, क्योंकि एक समान सिविल संहिता का प्रावधान आर्टिकल 44 में। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 48 पर्यावरण का संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इन दोनों ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही है बच्चों, लेकिन तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 48A में है, न कि 48 में। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपसे कहा 48A पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है, जबकि आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के संबंध में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है, मृत्युदंड अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है और विरले से विरल मामले मींस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में उसे दिया जा सकता है, यह किस वाद में निर्धारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है और विरले से विरल मामलों में इसे दिया जा सकता है, यह किस वाद में कहा? पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। और इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। जी हां, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 21 के तहत अगर मृत्युदंड के उल्लंघन की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस मींस विरले से विरल मामलों में मृत्युदंड को निष्पादित किया जा सकता है। और अगर आप देखें तो लेटेस्ट में जिन्हें भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, चाहे वो अजमल का साहब हो, अफजल गुरु हो या निर्भया के दोषी, उन सभी के निर्णयों में न्यायालय ने यह कहा कि विरले से विरल मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इस मामले में मृत्युदंड की सजा दी जाती। तो याद रखिए आर्टिकल 21 में मृत्युदंड का दिया जाना बिल्कुल भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। हां, ये यहां पर विरले से विरल मामला क्या है इसके संबंध में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा और यह न्यायाधीश के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया, पर आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है मृत्युदंड का दिया जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में यहां पर बच्चों यह पूछा जा रहा है, मेनका गांधी के बाद में निम्न में से किन अनुच्छेदों के संबंध में स्वर्णिम त्रिभुज के सिद्धांत को निर्धारित किया? ऑप्शन है अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-21, अनुच्छेद 21 और 32 और अनुच्छेद 14, 19 और 21। ध्यान दीजिए बच्चों, 1978 में हुआ मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा कि भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये गोल्डन ट्रायंगल मींस स्वर्णिम त्रिभुज बनाते। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 14, 19 और 21 सर्वाधिक महत्व के हैं। अनुच्छेद 14 जहां विधि के समक्ष समानता की बात करता है और समानता के अधिकार के समूह में आता है, वहीं अनुच्छेद नंबर 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और ये अनुच्छेद 19 और 21 से दोनों स्वतंत्रता के अधिकार के समूह में आते हैं। तो यहां पर सही जवाब है अनुच्छेद 14, 19 और 21 को स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित किया गया मेनका गांधी के वाद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है अनुच्छेद 14,
21, 19 या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 19। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक केस हुआ था जिसे कहा गया नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला। इस नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले के पूर्व राष्ट्रीय स्मारकों पर तो ध्वजारोहण हो सकता था, लेकिन निजी भवनों पर ध्वजारोहण की या ध्वज फहराने की कोई परमिशन नहीं थी। नवीन जिंदल द्वारा जब लोकहितवाद दाखिल किया गया तो न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और उसके संबंध में जो भी निर्देश दिए गए उन्हें ध्यान में रखते हुए निजी भवनों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त होगा। और इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में निर्धारित किया गया। तो सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 19 में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निजी भवनों पर भी यह अधिकार है और यह नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया। बच्चों अगले प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति अर्थात फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। ऑप्शन है यहां पर 312, 51, 45 या इनमें से कोई नहीं। और अगर हम सही जवाब की बात करें बच्चों तो सही जवाब होगा बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनुच्छेद नंबर 51। जी हां, आर्टिकल नंबर 51 ही वह अनुच्छेद है बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति से संबंधित है, क्योंकि इसी के आधार पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की बात कही। तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों? अनुच्छेद नंबर 51। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए? ऑप्शन है संविधान के निर्माण के समय, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 42वें संविधान संशोधन। क्योंकि मैंने आपसे यह बताया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रारंभ में मीन संविधान के निर्माण के समय भी सम्मिलित नहीं किया और संविधान लागू किए जाते समय में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। चढ़ते बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण निम्नलिखित में से संविधान में कहां पर वर्णित किया गया। ऑप्शन है मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में और उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। जी हां, क्योंकि अगर हम बात मौलिक अधिकारों की करें तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ के निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 में पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में प्रावधान किए, जबकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48A को जोड़ा जो कि पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान करता है और मौलिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में प्रावधान किए। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार सभी जगह पर किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न पर बच्चों और यहां पर अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं। ऑप्शन से राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भाईचारे की भावना को विकसित करना, संस्कृति की रक्षा करना और माता पिता और गुरुओं का आदर करना। सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, माता पिता और गुरुओं का आदर करने जैसा कोई मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया। तो जिन मौलिक कर्तव्यों की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में की जा रही है उसमें आपके राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का कर्तव्य भी है और भाईचारे की भावना का कर्तव्य। हमारी गौरवशाली संस्कृति के महत्व को समझना और उसके सम्मान करने का कर्तव्य भी है, किंतु माता पिता और गुरुओं का आदर करना यह एक नैतिक कर्तव्य तो है पर भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं। अब आते हैं बच्चों अंतिम प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है अनुच्छेद 19 के तहत लागू सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन है 2002, 2003, 2005 या 2013। सूचना का अधिकार जो आर्टिकल 19(1)A का पार्ट है उसके आधार पर बनाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू किया गया। जी हां बच्चों, दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ और प्रभा दत्त बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया कि सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 का एक भाग है और इसके आधार पर 2005 में भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया जो कि भारतीय नागरिकों को कई सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार देता है।
हालांकि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है और उसी अधिनियम की धारा 8 और 9 में इसमें कुछ अपवाद भी बताएगा। तो ये है बच्चों आपका पॉलिटी का टेस्ट, जो कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। यहां पर मैंने ये कोशिश की है कि इनसे आए हुए सभी प्रश्नों को या सभी संभावित प्रश्नों को इसमें जगह दी जाए, ताकि इसे तैयार करने के बाद एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।